Good morning, students. How are you, dear students? Dear students, today we start a new topic. That is the nationalism in Europe. बेटा पहले वैसे तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले वाला टॉपिक है, लेकिन हमने नेशनलिज्म इन इंडिया को इस वजह से पहले कराया क्योंकि वो हमारे कंट्री से बिलोंग करता है। कुछ चीजें हमें पहले से अंडरस्टूड है, इस वजह से यदि हम पहले अपने टॉपिक को रीड करेंगे तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट कंट्री का टॉपिक अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा इजी होगा। इन दैट टीचर हमने उस लेसन को पहले कराया था, इसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। ओके तो बेटा जैसा कि हमने इस लेसन को ऑलरेडी डन करा चुके हैं, क्लास टाइम पीरियड में हो चुका था, अब इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। इस लेसन के अंदर जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो एक पिक्चर के साथ में है। हमने जब इस लेसन को कराया था तो आपको बताया भी था, और उस पिक्चर को हमने सही ढंग से एनालाइज भी किया था कि उस पिक्चर के अंदर क्या कुछ सिंबलाइज किया गया है। लेसन की जो स्टार्टिंग है वो उस इमेज के साथ है जिसको क्रिएटेड किया गया था फ्रेडरिक सैरियो के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रेडरिक सैरियो, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट ने उस पिक्चर को ड्रॉ किया था। और उस पिक्चर को जब हमने क्लास में पढ़ाया था तो आपको बताया भी था, बड़े डीपली बताया था कि उसमें एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी थी जो बीच में स्टैंड थी, और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में 2-3 कंट्री ही स्टैंड में थे, खड़े हुए थे, जिसमें यूएसए का फ्लैग था, इसके अलावा फ्रांस भी था, स्विट्जरलैंड भी था, ये कंट्रीज थे। और उनको फॉलो करने वाले कुछ और कंट्रीज भी वहां पर हमने सिंबलाइज किए हुए थे, जिसमें जर्मनी भी, इटली भी, ओके, रशिया भी, ये सब कंट्रीज उसमें हमने एक तरह से क्यू में दिखाए हुए थे। क्लियर है? और भी कई सारे कंट्रीज के फ्लैग सब अपने अपने फ्लैग को लेकर क्यू में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, और सबका डेस्टिनी पॉइंट क्या था? वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। और उसको क्यों सिंबलाइज किया गया? क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक कंट्री अपने आप को क्या करना चाहता है? एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता है, वो किसी के अंडर शैडो में नहीं रहना चाहता। इन दैट रीजन फ्रेडरिक सैरियो ने वहां पर एक इंडिपेंडेंट नेशन को सिंबलाइज किया है। और इस लेसन के अंदर जैसा कि नाम है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कहने का मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रीयवाद, इंडिपेंडेंट नेशंस। और हमने वहां पर रीड किया हुआ है कि सबसे पहले जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की स्टार्टअप हुई है वो हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें 1789 से स्टार्ट हुआ। कब हुआ था? 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और उसमें जो वहां का सिस्टम था, मोनार्की था, उसको सस्पेंड किया गया। पहली बार 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया और रिपब्लिक कंट्री को अनाउंस किया गया था। ये सब हमने 9th क्लास में भी रीड किए हुए हैं, और 10th में भी इसका डिस्कशन है। कहने का मतलब है इस पिक्चर के थ्रू फ्रेडरिक सैरियो ने इंडिपेंडेंट नेशंस को इमेज किया है कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर हर एक कंट्री क्या होंगे? एक नेशन होंगे, अपनी खुद की बाउंड्रीज होंगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था, जब हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि इस टाइम पीरियड तक जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी। कोई भी कंट्री को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन सी कंट्री की कहां पर बाउंड्रीज ओवर होती है, कौन सी कंट्री की सीमा कहां पे खत्म होती है, ऐसा कोई पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं था। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस ने सबसे पहले रिपब्लिक का सेटअप किया। इसके अलावा हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद में उन्होंने बाउंड्रीज धीरे धीरे अपनी फिक्स करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट को कंबाइंड फोर्स ने डिफीटेड किया और फ्रांस की बाउंड्री पहली बार फिक्स्ड की गई थी। किसके बाद? 1815 के बाद, जब बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ, डिफीटेड होने के बाद में पहली बार फ्रांस की बाउंड्री फिक्स कर दी गई, और उसके बाद इंडिपेंडेंट नेशंस एमर्ज होते हुए चले गए। तो हमने यहाँ पर रीड किया था कि सबसे पहले जो नेशन एमर्ज हुआ यूरोप के अंदर वो फ्रांस था। ओके, वैसे तो फ्रांस से पहले और भी कई सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुके थे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, वो आएंगे
हमारे आने वाले अगले जो टॉपिक्स है नेक्स्ट टॉपिक्स में भी उनका डिस्कशन है, क्योंकि यूएसए के बारे में, जो यूएसए पहले ही इससे पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, 1776 के अंदर एक इंडिपेंडेंट नेशन हो चुका था। इस टाइम पीरियड में उनका नेशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। और इससे पहले भी 1668 के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर मोनार्की सिस्टम था, उस मोनार्की सिस्टम को सस्पेंड करके वहां पर क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। कहने का मतलब है ऑल पावर किसके पास में आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में आ चुकी थी। तो ब्रिटेन के बारे में तो हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स जो होंगे उसमें भी रीड करेंगे, क्योंकि इस लेसन के अंदर मेनली 4 या 5 कंट्रीज का डिटेल में डिस्कशन है। पहला तो फ्रांस का ही है, फ्रांस के बारे में जो कि हम 9th में ऑलरेडी रीड कर चुके, काफी कुछ उसमें डिस्कशन दे रखा था, इसमें भी हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटेन के बारे में, जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में, और छोटा मोटा डिस्कशन और 2-3 कंट्रीज का आ जाता है, ठीक है। जैसे कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, बन चुका था, कब बना, इजिप्ट है, ओके। ग्रीस जिसको हम कहते हैं, ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन हो चुका था। तो ये सारे टॉपिक्स हम रीड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो मेन टॉपिक्स, मेन जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है उन मेन पॉइंट्स से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो हम पेज देखते हैं अपनी बुक के अंदर, उसमें जो फर्स्ट पिक्चर ड्रॉ की हुई है फ्रेडरिक सैरियो की, वो लगभग से लेसन को डील करती है। पूरा लेसन ही उस पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस पेंटिंग को जिस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया है उससे उन्होंने विजुलाइज किया है कि आने वाले टाइम के अंदर यूरोप में मैक्सिमम कंट्री क्या होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट नेशन होने वाले हैं। हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने उसमें जैसे अभी बताया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, मोर देन कंट्रीज उसमें क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और एवरी कंट्री ने अपना फ्लैग ले रखा है, सबने अपनी ड्रेस कस्टम्स पहने हुए हैं और सब एक साथ चले हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुके थे कंट्रीज, उसमें जैसे यूएसए भी, इंग्लैंड को भी दिखा रखा है, स्विट्जरलैंड को भी दिखा रखा है, ओके। और आने वाले जो पिक पॉइंट पे वहां पर जो खड़ा था, दैट इज द फ्रांस। फ्रांस को फॉलो करते हुए जर्मनी भी है, इटली भी है, रशिया भी है, पोलैंड भी, ये सारे कंट्रीज उसको फॉलो अप करते हैं। कहने का मतलब है आने वाले टाइम के अंदर वो भी क्या होने वाले थे, इंडिपेंडेंट नेशन होने वाले थे। ऐसी इमेजिनेशन किसकी थी, फ्रेडरिक सैरियो की थी। किसकी थी, फ्रेडरिक सैरियो की इमेजिनेशन थी। आया समझ में बेटा। तो इसमें लगभग हमने 8 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, जो इस पिक्चर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और उस लेसन का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा, ओके। जिस क्लास में नहीं हुआ बेटा वो सही ढंग से इसको समझ लेना, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन 1848 फ्रेडरिक सैरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republic as he recalled them। 1848 में फ्रेडरिक सैरियो ने, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें उनका ड्रीम था वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनाना। और उनका जो ये इमेजिनेशन था, जैसे कि फ्रांस के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन इस रेवोल्यूशन में बहुत सारे बदलाव हुए, क्यों, हमने 9th में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की से रिपब्लिक में आया, रिपब्लिक से फिर वो एक तरह से जो वहां की डायरेक्टरी सिस्टम था उसके अंडर में गया, फिर आर्मी के अंडर में भी गया, फिर से मोनार्की सिस्टम बना। मोनार्की सिस्टम 1815 के अंदर जो आपके नेपोलियन बोनापार्ट था उसको डिफीट किया, फिर से पावर कंजर्वेटिव्स के पास में आ गई, और उसके बाद में 1848 के अंदर फ्रांस फाइनली क्या बन गया, एक रिपब्लिक नेशन बन गया, ओके। इन दैट रीजन इस पिक्चर का जो एक्चुअल इमेजिनेशन है वो फ्रेडरिक सैरियो ने कब किया है, 1848 के अंदर किया है। आया समझ में, आया समझ बेटा, क्योंकि हमने 9th क्लास में सिर्फ इसके बारे में रीड किया हुआ है, 1815 तक का किया हुआ है, जिस टाइम पीरियड में फ्रांस के अंदर क्या रही थी, मोनार्की रही थी, किसकी लीडरशिप में, नेपोलियन बोनापार्ट की लीडरशिप में। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम
of the French Revolution personified liberty as a female figure। और इस आर्टिस्ट के थ्रू जो ये फ्रेडरिक सैल्यू है, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो पर्सनिफाइड किया या लिबर्टी को जो पर्सनिफाइड किया है वो किस फिगर में किया है? फीमेल फिगर में। किसमें किया है? फीमेल फिगर में। क्योंकि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी रीड किया है कि भारत माता की जो इमेज है, भारत माता को हमने यानी कि भारत को हमने किसमें पर्सनिफाइड किया? एक फीमेल फिगर में। किसमें किया है? एक फीमेल फिगर में हमने पर्सनिफाइड किया है, भारत माता हम जिसको कहते हैं। और इस फिगर को सबसे पहले किसने क्रिएट किया भारत के अंदर? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके, उसी तरह से यूरोप के अंदर भी, स्पेशली फ्रांस के अंदर, लिबर्टी को किसमें? फीमेल फिगर में पर्सनिफाइड किया। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सैल्यू उटोपियन विजन्स द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर grouped as distinct nation identified through their flag and national customs। और इस फ्रेडरिक सैल्यू की जो उटोपियन विजन है, उटोपियन विजन मीन्स एक सेपरेट सोसाइटी से बिलोंग करती है जिसमें एवरी पर्सन अपने लगभग कल्चर को सेम फॉलो करने वाले हैं। उस सोसाइटी के अंदर हम पीपल्स को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? फ्लैग और नेशनल कस्टम्स के थ्रू। किसके थ्रू है? फ्लैग, जो उन्होंने झंडे ले रखे हैं अपने कंट्री के, और इसके अलावा जो उनका कस्टम है, पहनावा है, उन पहनावे के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी बात है, हम किसी को कैसे जानते हैं? उसके नाम से या उसके फेस से, ऐसी पहचानते हैं ना। उसी तरह से उस पिक्चर के थ्रू भी जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया है? फ्लैग के थ्रू किया है और उनके कस्टम्स के थ्रू, पहनावे के थ्रू। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फ्लैग होगा, जब हम गेम होते हैं, गेम में जब सब अपना अपना फ्लैग लेके खड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो खिलाड़ी खड़ा है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इंडिया से बिलोंग करता है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, या फिर इंग्लैंड से बिलोंग करता है। ये सब हम सिर्फ किससे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फ्लैग और नेशनल कस्टम्स के थ्रू। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है, दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सैल्यू। और ये जो लेसन है, ये चैप्टर जो है, वो लगभग सा जो डिपेंड करता है वो फ्रेडरिक सैल्यू की जो इमेजिनेशन है उनके साथ डील करेगा। क्योंकि उन्होंने अभी अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपनी इस ड्राइंग के अंदर, पिक्चर के अंदर फ्यूचर को विजुअलाइज किया है। किसको किया है? फ्यूचर को विजुअलाइज किया। जो इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे उनको भी उन्होंने उस पॉइंट पे पहुंचा दिया, लिबर्टी के पॉइंट पर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ओके, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 5, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर 19th सेंचुरी की हम बात करें, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट about sweeping change in the political and mental world of the Europe। और 19th सेंचुरी के अंदर बेटा यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था। और बदलाव कैसे हुआ? पॉलिटिकल में भी हुआ और मेंटली भी चेंज हुए। पॉलिटिकल कैसे हुआ? हमने रीड किया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि जो पावर थी वो मोनार्क से किसके पास में ट्रांसफर हो गई? पीपल्स के पास में आ गई। या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्टेटर भी आया, डायरेक्टरी सिस्टम भी आया। और मेंटली चेंज कैसे हुआ कि पीपल्स ने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन में लिखवा रखा है कि पीपल्स ने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया। काफी सारे ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लिखी, उन आइडियोलॉजी को काफी सारे पीपल्स ने रीड किया और अपने आप को इंस्पायर्ड किया। जिसमें हमने किस किस के नाम, जैसे कि स्पेशली नाम आता है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। ओके, ये वो पर्सन है जिन्होंने एक तरह से पीपल्स को काफी इंस्पायर्ड किया। किंग मार्टिन लूथर ने तो एक तरह से रिलीजन को ही चैलेंज कर दिया था। रॉस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ओके, ये वो पर्सन है जिन्होंने रिलीजन या फिर चर्च पावर, मोनार्क पावर, इन सब पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किया। और पीपल्स ने हाई अमाउंट में इनको रीड किया और उनकी मेंटली एबिलिटी जो थी उसमें काफी सारा बदलाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, the end result of these change was the emergence of nation state।
और ये जो सब बदलाव हुए, इन सब बदलाव की वजह से किसका स्टार्टअप हुआ है, एक इंडिपेंडेंट नेशन का स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब है जो यूरोप के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग पीपल्स के अंदर क्रिएट हुई, एग्जिस्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करना शुरू किया, उन्होंने स्ट्रगल रेवोल्यूशन करना शुरू किया, ये सब रिजल्ट किसके फेवर में आए, एक इंडिपेंडेंट नेशन के फेवर में। इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, जो पहले यूरोप के अंदर मल्टी एम्पायर्स पे छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, उन सबको एंड करके क्या बना दिया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए चले गए। ओके, जिसमें हमने कई सारे एम्पायर्स के बारे में रीड किया हुआ है 9th में भी और 10th में भी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 7, अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। क्योंकि जो पावर थी पहले सेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, केंद्रीकरण था, और उसका मेन पावर किसके पास में और थी, किंग के पास, मोनार्क के पास। यही मेन रीजन था चेंज करने का, कि पावर को ट्रांसफर किया जाए, सॉवरेनिटी के अंदर लेके आया जाए, और हर एक पीपल्स को एक अधिकार दिया जाए कि वो अपने एम्परर्स, अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सके। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, रिपब्लिक सिस्टम में। किसमें पॉसिबल हो सकता है, रिपब्लिक सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट बेटा नंबर 8, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। और ये जो लेसन है वो पूरा 19th सेंचुरी के यूरोप के बारे में डील करेगा। और मेनली जो टॉपिक है बेटा वो अगले वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम नेशनलिज्म इन फ्रांस, यानी कि हम कहेंगे रेवोल्यूशन इन फ्रांस के बारे में स्टार्ट करेंगे। इस लेसन के अंदर फ्रेडरिक सैल्यू ने जो पिक्चर क्रिएट की थी, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया कि फ्रेडरिक सैल्यू ने किस तरह से एक तरह से विजुअलाइज किया है नेशंस को, किस तरह से उन्होंने इमेजिनेशन रखी है फ्यूचर की कि 19th सेंचुरी के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। ओके, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे फ्रांस के बारे में उन्होंने 1848 के में इंडिपेंडेंट नेशन को विजुअलाइज किया, आने वाले टाइम में और भी जो उनके लेबर कंट्रीज थे उनको इंडिपेंडेंट दिखाया, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास वो रीचेबल हो चुके थे, उनकी डेस्टिनी पॉइंट। ओके बेटा, तो इस टॉपिक को सही ढंग से एक बार रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे तो बड़ा ही इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो चुकी है। अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, और अपने पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे बेटा। ओके, गुड बाय।